हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर शुरू किया था, इसमें डिस्कशन किए थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोगों ने। तो कल हमने देखे थे कि मीनिंग क्या होती है इन्वेंट्री की, जिसमें 3 तरह के इन्वेंट्री रहती है हमारी, एक रॉ मटेरियल, एक WIP और एक तीसरा हमारा फिनिश गुड। फिर हमने देखे थे कि इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक जो था उसका वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर पे करते। कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कस किए थे कि उसको मैन्युफैक्चरिंग तक जो खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड होते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते और इंटरेस्ट भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। कल हमने उस चीज को देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि NRV का मतलब क्या होता है। अब उसके ऊपर हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। सो अब आप आपके बुक में पेज नंबर 131 पे, ओके, बुक में पेज नंबर 131 पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे। हाउ वैल्यूएशन विल बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। फिर यहाँ पे जो आपके आइटम है ABCDEF, 6 आइटम है आपके। तो पहला उसने कहा ए फिनिश गुड्स है, जो कॉस्ट है उसकी 500 एंड नेट सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ओके। तो ये नेट सेलिंग प्राइस NRV है, तो उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करके, तो ये NRV आपकी 600, तो फिनिश ये इसकी कॉस्ट है 500, NRV उसकी 600। तो और रिमार्क्स है 1000 यूनिट्स इन स्टॉक। तो ऐसे उसने अलग अलग ए से लेके F तक पॉइंट दिया और हमको वैल्यूएशन करते, एक एक करके हम रीड करते और एक एक का वैल्यूएशन हम लोग करते जाएंगे। सो अब आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर जो है पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 131, ओके। सो इन्वेंट्री, ओके, इन्वेंट्री should be valued at lower of cost or NRV as follows. पॉइंट नंबर ए, किस पे वैल्यूएशन होना चाहिए? यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे 500 और NRV कितनी 6, विच एवर इज लोअर। तो हम किस पे वैल्यू करेंगे? विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है यहाँ पे 500 और उसने कहा कि 1000 यूनिट स्टॉक में है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स inventory equals to 1000 units multiply by ₹500. So 1000 क्या क्वांटिटी और एक कॉस्ट कितनी इसकी 500, NRV कितनी यहाँ पे NRV उसकी 600। तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर है यहाँ 500 और क्वांटिटी है 1000, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी क्वांटिटी से। So 1000 multiplied by 500, that will come 5 lakhs. Point number B, value of finished goods inventory equals to, यहां पे लोअर देखो 460 है, लोअर 500 कॉस्ट है और NRV 460 और क्वांटिटी 1000। तो 460 पे उसका वैल्यूएशन होगा, क्वांटिटी 1000, तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो आप लिखेंगे 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹460, तो आएगा आपका 4,60,000। पॉइंट नंबर सी, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल है आपका, तो रॉ मटेरियल किस पे अपन वैल्यू कहते हैं? कॉस्ट और NRV। NRV यहाँ पे कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस, अगर वैसे ही गुड्स खरीदो तो कितने का। तो यहाँ पे कॉस्ट उसकी है 200 और यहाँ पे NRV रिप्लेसमेंट प्राइस, मतलब यहाँ पे NRV तो कितनी है उसकी 220। तो 220 और 200, तो विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना है 200। तो 200 में क्वांटिटी कितनी 600। तो आप यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल inventory equals to 1000 units मल्टीप्लाई 1000 नहीं है इसकी कितनी 600 है।
600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 200, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 200 आएगा आपका 1,20,000, 1,20,000। पॉइंट नंबर डी, रॉ मटेरियल आपका 200 का और ये आपकी एनआरवी रिप्लेसमेंट, इट इज एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितनी आपकी 175 से 175 पे वैल्यू, ये 600 क्वांटिटी, सो यहां पे वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इक्वल्स टू 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 175, तो यह आएगा आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 175, वो आता है आपका 1,05,000। ओके, ऐसे इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन आप लोग को पता है ये चीज कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे करते, लेकिन यहां पर आपने देखी यहाँ पे एनआरवी लोअर, तो आपने लोअर पे करे 170, लेकिन अगर फर्दर एक्सपेंसेस कुछ होते ऐसे यहाँ पे, ठीक है, आगे एक्सपेंस हम जो करते, और अगर जैसे यहाँ पे 200 कॉस्ट और एनआरवी 170, तो इसको एंड कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट पे लिखते, अगर जो एडिशनल एक्सपेंसेस करे बात, जो फिनिश गुड्स जो रहेंगे, फिनिश गुड्स की जो अगर एनआरवी, इन सिंपल वर्ड्स, अगर फिनिश गुड्स की जो एनआरवी वो फिनिश गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है, तो इसको आप 200 पे लिखोगे, इवन तो यहाँ पे एनआरवी कॉस्ट से कम है। एग्जाम्पल अपन क्रिएट करते हैं वहां पे, ठीक है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं वहां पे। ओके, सो यहाँ पे मैं कहता हूं एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं, ये एक्सेप्शन इसका पॉइंट नंबर डी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ओके, पॉइंट नंबर डी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये एक एक्सेप्शन क्या था उसमें, ओके, एक्सेप्शन क्या था इसमें, सपोज मैं कहता हूं, जस्ट 1 मिनट वो आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं यहां पे रॉ मटेरियल के बारे में अगर मैं कहूं, तो रॉ मटेरियल यहां पे ओके, रॉ मटेरियल, जस्ट 1 मिनट, ओके, सो यहां पे आप देखिए रॉ मटेरियल, यहां पर अगर मैं कहता हूं यहां पे रॉ मटेरियल शुरुआत में, और यहां पे सपोज ये रॉ मटेरियल, जैसे इस क्वेश्चन में एग्जांपल, ये एक्सेप्शन अपन यहां पे डिस्कस करते, सिचुएशन अगर इस तरह कुछ रहती तो क्या करते, ठीक है। रॉ मटेरियल में कहता हूं यहां पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, सपोज कॉस्ट है इसकी 200, कॉस्ट जैसे क्वेश्चन में 200, और एनआरवी जो है इसकी वो है आपकी 175, एनआरवी कितनी 175। तो एक फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्दर एक्सपेंसेस करता हूं, फर्दर एक्सपेंसेस इसमें होंगे, सपोज वो होते हैं आपके 325 के, तो यहां पे जब ये फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा, तो कॉस्ट 200 प्लस 375, तो 325, तो टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएंगी कितनी, टोटल कॉस्ट आएंगी इसकी 525। ओके, सो यहां पे 525। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं इफ नेट सेलिंग प्राइस, और इसे एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स ऐसे लिख देता हूं, इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स is rupees 525 or more, then raw material will be valued at rupees 600 units multiply by rupees 200, that will come 1,20,000। अब समझना मैंने क्या चीज लिखा हूं, अगर यहाँ पे जैसे कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, उस पर हमने लिखे, तो आपने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे एनआरवी कम है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 175 से किया। लेकिन अगर ये जो रॉ मटेरियल जो गुड्स बनाने के लिए यूज हो रहा, अगर उसकी उस फिनिश गुड्स की जो एनआरवी है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा, जैसे यहाँ पे इसकी कॉस्ट आई थी 525, तो फिनिश गुड्स की एनआरवी अगर 525 या उससे ज्यादा रही, तो यहां पर आप इसको 200 में वैल्यू करेंगे, इवन तो एनआरवी से कम है। तो क्वेश्चन में नहीं कम है, आपको पता है एक्सेप्शन, तो उस केस में फिर आप 200 पे करोगे, तो क्वांटिटी 600 मल्टीप्लाई 200, दैट विल कम 1,00,000।
20,000। ओके, सो अब यहां पे आप इसके आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर ई, ठीक है, पॉइंट नंबर ई। तो आप लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट। सो यहां पे कहते हैं कि WIP है, तो WIP यहां पे इसकी कॉस्ट उसने बोला 260 और NRV इसने कहा इसकी 600। सो 200 यूनिट्स इन स्टॉक, फर्दर कॉस्ट रुपीज कितनी 240। इफ यू रिमेंबर बेटा, तो NRV जो रहते हैं, NRV जो रहते हैं ना, NRV में से अपन क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे NRV ऑफ फिनिश गुड्स है, ये NRV जो है इसकी यहाँ पे WIP के NRV की बात करो, उसमें जो फाइनल जो NRV रहती है अपनी फिनिश गुड्स, उसमें से अपनी नेट सेलिंग प्राइस दी यहाँ पे, तो उसमें से नेट सेलिंग प्राइस किसकी रहती है, फिनिश गुड्स की बेटा। उसमें से अपन फर्दर एक्सपेंस, फर्दर कॉस्ट मतलब फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स रहता है, उसको अपन माइनस करते 240, तो 600 माइनस 240 दैट विल NRV ऑफ WIP। तो NRV और WIP दैट विल कंपेयर विद कॉस्ट, जो भी कम रहेगा उसमें अपन उसको उस पर अपन वैल्यू करेंगे। इफ रिमेंबर कल अपन ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एट बैलेंस शीट माइनस एक्सपेंसेस टू मेक सेल दैट इज NRV ऑफ फिनिश गुड। तो क्वेश्चन में अपने को दिया नेट सेलिंग प्राइस का मतलब ही होता है, नेट सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि सेल वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस टू मेक सेल, ये दोनों का जो नेट, ये दिस माइनस दिस दैट इज नेट सेलिंग प्राइस। तो नेट सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें से अपने को फर्दर कॉस्ट जो 240 देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कंप्लीशन की लगेंगे WIP थे फिनिश, उसको क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएंगे दैट विल बी NRV ऑफ, NRV किसकी रहेंगी WIP की। सब आप यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ WIP इन्वेंट्री इक्वल्स टू कितनी यूनिट्स का है, 200 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई, अब कैसे किससे मल्टीप्लाई, कॉस्ट उसकी दे रखी है उसने 260, कॉस्ट दे रखी है उसने 260 और उसकी NRV जो है 600 माइनस उसकी जो फर्दर कॉस्ट 240, तो वो आ रही है यहां पे 360। तो विच एवर इज लोअर, तो लो यहां लिख भी देता हूं मैं, लोअर ऑफ द टू इज टू बी टेकन, is to be taken। तो ये आ रहा है आपका 260, सो 260 200 मल्टीप्लाई बाय 260 वो आता है 52,000, 52,000। देन नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ WIP का केस है, यहां पे उसने 460 दिया, इसमें फर्दर कॉस्ट इज 240, so the value of WIP inventory equals to 200 units multiply, अब कितना कॉस्ट है इसकी 260, नहीं कॉस्ट कितनी 260 है, 460 और 240 ठीक है। अब उसकी NRV जो निकालेंगे, देखो आप कंफ्यूज मत होना, नेट रियलाइजेबल, दिस इज नेट सेलिंग प्राइस। NRV फॉर फिनिश गुड्स यही है, लेकिन NRV WIP में से अपने को ये भी माइनस करना पड़ता है। ओके, NRV इक्वल्स टू 460 माइनस जो फर्दर कॉस्ट है 240, सो ये आ रही है आपकी 240 आएंगी ना, नहीं 220 आएंगे, सो लोअर 220 उस पर लिखेंगे, सो लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू इज टू बी टेकन, तो वो है आपका 240, 220 सर 220, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 220 वो आएगा आपका 44,000, वो कितना आएगा आपका 44,000। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूएशन कर दो, लोअर अपने को लेना है, लेकिन आप WIP में कैसे निकालते बेटा, नेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू फिनिश गुड माइनस मेक टू सेल दैट इज नेट सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस फर्दर कॉस्ट फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड दैट इज 240, तो NRV ऑफ WIP आता है, दोनों में से जो लोअर रहता है फिर हम लेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसके पहले मुझे आपसे एक चीज कहना है, कंपैरिजन वाला ना, यस। सो एक चीज ख्याल रखना है यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो अब कैसा होता है कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके पहले आप एक कंपैरिजन वाली एक चीज हमको देखना है, ध्यान से आप सुनेंगे। सपोज मैं कहता हूं
कि हम लोग कोई शॉप में गए या अपनी कोई शॉप है, वहां पे वॉशिंग मशीन रखी हुई, ठीक है, अच्छे से सुनेंगे अब आप मेरी बात। वॉशिंग मशीन रखी हुई है यहाँ पे, और आप सबको पता है कि हम लोग को क्या करना है, भी कॉस और एनआरवी विच एवर इज लोअर को हम कंपेयर करते हैं। ओके, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ये मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब मैंने कहा क्या, जब हम कंपेयर करते कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेते, सपोज हमारे पास ये दो वॉशिंग मशीन रखी हुई है, दो वॉशिंग मशीन अलग अलग कंपनी की है, ठीक है, दो वॉशिंग मशीन यहाँ पे ये अलग अलग कंपनी की, एक हमारे पास ये रखी हुई है सपोज वीडियोकॉन, कैसी रहती है, ऐसी कुछ रहती है ना, हाँ ऐसी कुछ रहता है उसमें, एक वॉशिंग मशीन ये, दूसरी वॉशिंग मशीन हमारे पास ये रखी हुई है, ठीक है, तो एक वॉशिंग मशीन, दूसरी वॉशिंग मशीन दूसरे कंपनी की। अब मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट जो है, इसकी कॉस्ट और ये इसकी एनआरवी, इसकी कॉस्ट है सपोज मैं कहता हूं 50,000 रुपीज, और इसकी कॉस्ट है सपोज 40,000 रुपीज, और इसकी एनआरवी है 60,000 और इसकी एनआरवी है दूसरी वाले इसकी 45,000 सपोज। सो हम लोग जब कॉस्ट और एनआरवी जब कंपेयर करते, जब हम लोग कॉस्ट और एनआरवी जब कंपेयर करते, तो क्या एक एक मशीन, नहीं, आप इंडिविजुअली भी कर सकते। सपोज ये कोई एक कंपनी, बेटा ये है आपकी कोई सोनी कंपनी, अब मुझे इतना कौन सी कंपनी आती है वॉशिंग मशीन इतना आइडिया नहीं, सपोज मैं कहता हूँ सोनी कंपनी की हमारे पास वॉशिंग मशीन रखी हुई, ठीक है, और यहाँ पे कोई और कंपनी के लिए, सोनी कंपनी की और कौन सी कंपनी रहती है, हमारे बहुत सी कंपनी आती है ना मार्केट में जिसकी वॉशिंग मशीन आती, तो जो भी कंपनी दूसरी कंपनी को, ये सपोज ये वीडियोकॉन है, ये वीडियोकॉन कंपनी की वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक सोनी कंपनी की वॉशिंग मशीन है, एक वीडियोकॉन कंपनी की वॉशिंग रखी, तो क्या आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेते, तो इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं, हाँ एक ही कैटेगरी से सोनी कंपनी की वॉशिंग मशीन, तो उसको कंपेयर कर लेंगे 50,000 6 विच एवर इज लोअर 50,000 हम ले लेंगे, तो ऐसा आपको ये लोअर आप ले लो, या वीडियोकॉन कंपनी की हमारे पास वॉशिंग मशीन दुकान में रखी हुई तो 40 की और 40 है, तो लोअर को हम ले लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअली कंपेयर करना, इंडिविजुअली कंपेयर करना अलाउड है, इंडिविजुअली कंपेयर करना अलाउड। सो मैंने आपसे कहा यहाँ पे इसकी टोटल जैसे आती सपोज ये 90,000 50 प्लस 40 90,000 60 प्लस 45 ये आती है आपकी 1,05,000। ओके, अब क्या हमने ये इंटरचेंजेबल आइटम है कि हाँ ये इंटरचेंजेबल आइटम, व्हाट डू मीन इंटरचेंजेबल आइटम, कि मैं अगर एक वहां पे मैंने कहा ठीक है सोनी कंपनी कॉस्ट और एनआरवी अपने कर इंडिविजुअली आप कंपेयर करना अलाउ है, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग है, अलाउ है। इंटरचेंजेबल, सपोज अपनी शॉप में कोई आया, अपनी कोई शॉप है वहां पे अपन वॉशिंग मशीन बेचते और कुछ भी चीजें बेचते, अभी अपन वॉशिंग मशीन की बात करें, अब कस्टमर ने बोला पहले सोनी कंपनी की वॉशिंग मशीन बता, लीजिए सर लीजिए कर, मैंने कहा बहुत अच्छी मशीन है आप लीजिए बिल्कुल, तो उसने बोला नहीं 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 हमको इतनी पसंद नहीं आया, ठीक है, अब उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमने पहले बताया उसको बढ़िया सोनी कंपनी की वॉशिंग मशीन, बोले नहीं 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 पसंद नहीं आ रहा मुझे और बताओ, तो हमने ये देखो वीडियोकॉन कंपनी की वॉशिंग मशीन, उसको वो दिखाए, तो जो पसंद आए तो अगर सोनी कंपनी है तो अपन वीडियोकॉन की बताएंगे, इंटरचेंजेबल, एक नहीं आया तो दूसरा अपन दिखा रहे उसको कि आप ये देख लीजिए, है ना, इंटरचेंजेबल आइटम। ओके, तो क्या हम लोग इंडिविजुअली कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करते हैं? यस, वैसा करते। क्या कैटेगरी वाइज कर सकते, क्या कैटेगराइज भी कर सकते? तो यहां पे आप कहेंगे कि अगर मैं कहूं कि कैटेगरी वाइज करना है तो ये कैटेगरी यहां पे लिखता हूं, इंडिविजुअली ऊपर कंपेयर कर अलाव है, यस। यहां पे मैंने इसमें जैसे कैटेगरी वाइज मैं कह रहा हूं कि जैसे आप इसने टोटल किया मैंने कॉस्ट की 90,000, एनआरवी 1,05,000, तो यहां पर भी मैं ये इस तरीके से डायरेक्ट आप कॉस्ट और एनआरवी की टोटल एक कैटेगरी की इंटरचेंजेबल आइटम उसकी भी आप कंपेयर कर सकते कॉस्ट और एनआरवी को। इसका मतलब अगर मैं कहूं कैटेगरी वाइज कि अलाउड है क्या, कैटेगरी वाइज क्या अलाउड है? द आंसर इज यस, वो भी अलाउड है। लेकिन अब हम आगे देखते कि हमारी दुकान में और कुछ भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मैंने कहा हमारी दुकान में टेलीविजन भी रखा हुआ है, टीवी भी बेचते हम लोग। तो ये हमारे पास बढ़िया सा ये टीवी आजकल आते हैं ना मार्केट में, बड़े बड़े टीवी आते हो, है ना, ये स्टैंड उसका ऐसे ही रहता है ना कुछ, ये एक टीवी रखा हुआ है। आप जाओ तो वहां पे उसके शॉप में ये देखिए सारे बड़े बड़े स्क्रीन रहते, कलरफुली उसमें वीडियोस चलते रहते हैं ना,
जनरली वो CA सबका रहता है ना, फिश रहती है, सब बहुत कलरफुल रहती है हमारे पास। तो हमारे पास ये दो कंपनी के हमारे पास, एक सेकेंड है, इनको कुछ कलर दे दूं मैं। ओ ये तो मैंने बहुत ही इसको खतरनाक कलर दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास टेलीविजन रखे, अभी दो कंपनी के हैं। अब हमने बोले कि सर इसकी कॉस्ट कितनी, उसने बोला नहीं ये टेलीविजन की इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 90,000 रुपए, सपोज 90,000 का। एनआरवी इसकी 1,20,000 की। सो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम क्या इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल आप इंडिविजुअली इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे ऊपर आपने वॉशिंग मशीन में देखे थे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसकी कॉस्ट जो है अब आपकी, यहाँ पे दूसरा जो टेलीविजन है हमारे पास, इसकी कॉस्ट है हमारे पास कितनी, 60,000, और इसकी एनआरवी जो है सपोज 40,000। तो इसकी एनआरवी कम है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर हम इसको कंपेयर कर, तो उसको उस पर हम कंसिडर करते, तो वो अलाउ, इंडिविजुअली अलाउ है। मैंने कहा अच्छा ऐसा अलाउ है? बोले हाँ हाँ, ऊपर तो अभी देखिए वैसा तो अलाउ है, यस वैसा अलाउ। अब इसकी टोटल करा मैंने, 90 + 60 1,50,000, 1,20,000 + 40 1,60,000। सो विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे क्या कैटेगरी वाइज, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते, बिल्कुल टेलीविजन में यहाँ पे टोटल लो 1,50,000 छोटा है, उसको आप कंसिडर कर सकते। तो वैसे ही सेम इंडिविजुअली अलाउ है, कैटेगरी वाइज भी अलाउ है। लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे कुछ और करना है। भाई क्या कर रहे हो? बोले ग्रैंड टोटल। ओके व्हाट इज ग्रैंड टोटल? मैं कहता हूँ इसे ग्लोबल बेसिस भी कहते हैं, ठीक है, तो ग्लोबल बेसिस भी कहते हैं। व्हाट इज इस ग्लोबल बेसिस? मैंने यहाँ पे ये जो कॉस्ट थी ना 90,000 और 1,50,000, इन दोनों को ऐड किया, तो ये आगे 90,000 और 1,50,000, ये आगे आपका 90,000 और 1,50,000, तो आगे 2,40,000। सही कह रहा हूं? यस सही। 2,40,000 ये आ गए, 90,000 + 1,50,000, यहाँ पे 1,05,000 और 40, 1,05,000 और आपका 1,60,000, सॉरी 1,00,000 और 1,60,000, नॉट 40, 1,05,000 और 1,60,000, ये आ गया आपका 2,65,000। अब ये हो गया कैटेगरी वाइज नहीं हुआ, ये आपने कर दिए ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब यहां पर आपने ये टोटल टेलीविजन और ये आपके वॉशिंग मशीन क्या इंटरचेंजेबल आइटम है कि नहीं। अगर आपको दुकान में गए तो वो समझ में आता है कि किसी ने बोला कि नहीं सोनी का नहीं समझ, हमको वॉशिंग मशीन पसंद आ रही, तो उसने बोला कि चलो आपको सोनी की वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आ रही तो आप वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन देख लो, दूसरी कंपनी की देख लो, दैट वो समझ। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि किसी ने आया वॉशिंग मशीन लेने के लिए, बोले वॉशिंग मशीन मेरे को पसंद नहीं आ रही। अब वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आ रही तो उसने क्या कहा, अगर आपको वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आ रही तो एक काम करो टीवी ले जाओ, ऐसा बोलते कि अपन दुकान वाला? नहीं, दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल आइटम। तो इसलिए आप इंडिविजुअली वो आइटम विद इन द कैटेगरी कर सकते हो, आप उसकी कैटेगरी वाइज भी टोटल करके कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर कर सकते हो। लेकिन सारे आइटम की जो इंटरचेंजेबल आइटम नहीं है सबको टोटल कर दिए, उसकी कॉस्ट और एनआरवी आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट से कि सर यहाँ पे 2,40,000 और 265 हमने पूरी टोटल कर ली और उसको नहीं, वैसा अलाउ नहीं। तो ये ग्लोबल बेसिस भी कहते हैं इसको, ग्लोबल बेसिस नॉट अलाउड, इस तरह से कंपेयर करना अलाउ नहीं है। तो जो इंटरचेंजेबल आइटम रहते हैं उसी को आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जो इंटरचेंजेबल आइटम नहीं है उसको आप कंपेयर कर नहीं सकते। तो ऐसे ये टेलीविजन की ग्रैंड टोटल, कैसे ग्रैंड टोटल करके कॉस्ट और एनआरवी नहीं कर सकते, इंडिविजुअली करो, कैटेगरी विद इन द कैटेगरी भी चलता है, लेकिन पूरा का पूरा आपने टोटल कर ली वैसा अलाउ नहीं है। ओके सो अब उसमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 131। ओके क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 131। मेसर्स Shubhlakshmi Trader find out the following historical cost and net realizable value for various types of inventories. Find out the value of closing stock in accordance with AS2 revised valuation of inventories issued by ICI. तो AS2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower। अब यहाँ पर जैसे उसने कहा हिस्टोरिक, ओके तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जैसे उसने कौन सा कम है, उसमें कौन सा उसमें कम है, तो यहाँ पे आपका 12,200 कंपेयर करो। अपन यही माने कि इंटरचेंजेबल आइटम नहीं है तो एक एक कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करते जाओ बस। और यहाँ पर अब आपका 20,100, यहाँ पे आपका 18,200, यहाँ पे आपका 16,500, यहाँ पे आपका 15,400 कम है और यहाँ पे 20,900। कितना सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसको आप कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर उस पर लिखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं, तो अब आप लिखो, एक्सप्लेनेशन कह रहा हूं। एज पर
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप घबराना मत, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हो, आपको फाउंडेशन नहीं है आपके सिलेबस, इंटर में है, इंटर में बहुत है, ठीक है, तो वहां पे आपको पढ़ना है, लेकिन वो कुछ रूल्स रहते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए जाते हैं। ओके, सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, रिवाइज इसलिए कहते हैं कि एएस को बाद में चेंज करा गया, इसलिए रिवाइज कहते हैं उसको। ओके, उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज must be at the lower of cost or net realizable value. Comparison between cost and NRV can be done individually on item by item basis or in the aggregate, that is group wise, category wise, group wise, ये जो कैटेगरी वाइज है ना, ग्रुप वाइज ही है, कैटेगरी वाइज, और यू कैन राइट डाउन ग्रुप वाइज। ओके, तो वॉशिंग मशीन एक ग्रुप, टेलीविजन एक ग्रुप, ओके, ग्रुप वाइज ऑफ सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल item, but comparison by global basis is to be avoided, that is to say total cost, okay, of all dissimilar items with their total NRV is not permitted, global basis is not permitted, hence as per category by category comparison we can determine value of inventories as under। ओके, देखो यहाँ पर ये भी कोई बोलेंगे सर टोटल ऑफ कॉस्ट और एनआरवी ऐसा करेंगे, नहीं, ये अलग अलग अगर आइटम है तो ऐसा आप कर नहीं सकते हो। अगर सिमिलर नेचर के रहते, अगर इंटरचेंजेबल आइटम रहते तो उसने बोला नहीं कि इंटरचेंजेबल आइटम, तो आप नहीं कर सकते उसको वैसा, तो आपको इंडिविजुअली करेंगे। सो आप कैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वेंट्री कैटेगरीज, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, अलग अलग इन्वेंट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, 1 2 3 अलग अलग है, ठीक है। इन्वेंट्री कैटेगरीज लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो कितने टोटल 6। ओके, तो यहाँ पे आपका 17,400 और 12,200, लोअर इज 12,200, यहाँ पे 20,100,
फिर है यहाँ पे 18,200, फिर आपका 16,500, फिर आपका 15,400, फिर आपका 20,900, ओके नॉट टोटल। ये आपका 1,03,300। सो this value of closing stock rupees 1,03,300, 1,03,300। okay, done। okay, simple। next question, come to question number 3 now। A firm has two products A and B. It analyzes its cost for the product as follow। So material लगा उसमें 1,20,000, 1,40,000, labor 80,000, 1 lakh, then production expenses 70,000, 70,000। अभी एडवर्टीजमेंट सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ये एडवर्टाइजिंग ये आपकी उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता। कल मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल ये आपने पढ़े थे ना, यहाँ पे कॉस्ट जब उसकी कैलकुलेट कर रहे थे, कहाँ गया वो, ये सिखाया था आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होते। इस चीज को ख्याल रखेंगे आप। ओके, इस चीज को ख्याल रखेंगे। तो यहां पे आप, यहां पर जो आपका ये मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ये हुआ, तो ये आपका उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। अब वो कहते हैं कि प्रोडक्शन was 20,000 units of A and 30,000 units of B. Selling price ₹20 per unit of A, but the price for B was only ₹10. Agent in both the cases receive commission of the selling price. We all know that we do the valuation cost or NRV whichever is lower. So first we will calculate cost and then we will calculate NRV and then we will compare it कि कितना उसमें दोनों में से जो लोअर है। द क्लोजिंग स्टॉक वो बोलता है कि क्वांटिटी में अभी क्लोजिंग स्टॉक में 2,000 और 3,000 ए और बी रखे। व्हाट इज द वैल्यू दैट शुड बी पुट ऑन द क्लोजिंग स्टॉक। वेरी सिंपल, जस्ट राइट डाउन नाउ। सो देखो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, फिर एनआरवी अपन देखेंगे। अभी जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। सो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 131, पेज नंबर 131। okay, so valuation of closing stock इसको ड्रॉ करो ऐसा 12-15 लाइन का, हाफ पेज ड्रॉ कर लो। ओके, हाफ पेज ड्रॉ करेंगे। particulars A B। ओके, तो पहले इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल 1,20,000 और 1,40,000 दिया है। लेबर फिर 80,000 और 1 लाख। सो राइट डाउन लेबर, जो भी उसको बनाने के लिए खर्चा उसकी कॉस्ट का हिस्सा रहता है 80,000 और 1 लाख। फिर वहां पे दिया प्रोडक्शन एक्सपेंस 70,000। सो यहां पे प्रोडक्शन expenses 70,000। ओके, 70,000। ओके, इसकी टोटल करो, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और एडवर्टीजमेंट वो इसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता है। तो टोटल 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000, so 2,70,000।
1,40,000 plus 1,00,000 plus 70,000, 3,10,000. 3,10,000. So number of units प्रोड्यूस्ड, तो कितने यूनिट्स उन लोगों ने प्रोड्यूस करे? 20,000 और 30,000. सो यहां पे लिखोगे क्वांटिटी लिख रहे हो 20,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स. तो आपका टोटल खर्चा आ गया और नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे. अब यहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगा, कॉस्ट पर यूनिट. सो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 20,000 क्वांटिटी, तो यार ₹13.5 पर यूनिट. तो एक की कॉस्ट कितनी होंगे? ₹13.50. 3,10,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये आ रहा है 10.33 पर यूनिट. ओके, ये आपने कॉस्ट निकाला. आप कंटिन्यूशन में लिखना, मैं नेक्स्ट पेज में भी लिखूंगा क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट है. अब आपको क्या लिखना है? कॉस्ट पर यूनिट के बाद आपको एनआरवी निकालना है. सब आप यहां पे लिखेंगे. पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी. एनआरवी पर यूनिट निकालेंगे अब. तो यहां पे उसने क्वेश्चन में दोनों की सेलिंग प्राइस दिया है ₹20, ₹10, लेकिन उसमें से अपन जो एक्सपेंसेस टू मेक सेल माइनस कर दो, 5% कमीशन का खर्चा आ रहा है, उसमें से माइनस करेंगे. तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 5% कमीशन. सो सेलिंग प्राइस थी इसकी 20 माइनस 5% और 10 माइनस 5%. सो 20 माइनस 5% ये आ गया आपको रुपीज 19 पर यूनिट, और 10 माइनस 5% ₹9.5 पर यूनिट. तो ये आ गया आपकी एनआरवी. ठीक है, एनआरवी आ गई यहाँ पे. कॉस्ट और एनआरवी नहीं, विच एवर इज लोअर पे अपन इसका वैल्यूएशन करते हैं. लिखा सी पॉइंट valued at lower of cost or NRV. So cost और NRV, तो यहां पे इसकी कॉस्ट है 13.5 और NRV है 19, तो लोअर है इसका 13.5 और यहां पे इसका है 9.5 NRV और इसकी कॉस्ट है 10.33, तो लोअर है 9.5, तो 9.5 पे करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक कितना उसने बताया, मगर वो भाई प्रोडक्शन उसका 20,000 और 30,000 उसने किया. स्टॉक में कितना रखा, बचा हुआ कितना है? 2,000 और 3,000 स्टॉक में रखा हुआ. सो नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक 2,000 यूनिट्स एंड 3,000 यूनिट्स. सो यहां पे वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएंगी 13.5 मल्टीप्लाई बाय 2,000, यह है आपका 27,000. मैं लिख देता हूं 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 13.5 और यहाँ पे 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये हो गया आपका 27,000. 3,000 मल्टीप्लाई बाय 9.5, ये हो गया 28,500. टोटल आपका ये आपने वैल्यूएशन यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों का निकाले, दोनों प्रोडक्ट टोटल आप बता देंगे. अब टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक equals to ₹27,000 plus 28,500, 55,500. ओके, डन. 55,500. समझ में आया आपको ये चीज? वेरी सिंपल.
ठीक है, अब अपन आगे बढ़े बेटा, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज मैथड एक कंसेप्ट, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं, लेकिन उसके पहले ना एक मैं आपको आपके नोट्स में ही है लेकिन मैं यहाँ पे उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ने इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके नोट्स में, लेकिन यहां पे ऑलरेडी प्रिंटेड है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, आपके नोट्स में इसके यहां पे अपन डिस्कस कर लेंगे पेज नंबर, ये पेज नंबर आपके जो नोट्स में यहां पे दिया हुआ है, यहां पे तो आपको दिया हुआ है बेटा पेज नंबर, ये आपका है 125 में, व्हाट इज दिस पीरियोडिक और ये परपेचुअल, लेकिन अपन पहले वहां डिस्कस कर लेते, फिर यहाँ पे रेफरेंस के लिए एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, डिस्टिंग्विश कभी नवंबर 2019 में पूछा भी है, लेकिन अपन इसको पहले अच्छे से समझते कि क्या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है बेटा। तो पहला मैं यहां लिख लू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इन्वेंट्री सिस्टम ये क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, कभी थ्योरी आ सकती है इसमें। इन्वेंट्री सिस्टम ओके, इन्वेंट्री सिस्टम दो तरह के, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, जस्ट गिव मी 1 मिनट, स्पेस नहीं मिलेगा मुझे लिखने, अच्छा ठीक है ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ऐसे ही कंपैरिजन हो जाएगा। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, अब ध्यान से इसको समझेंगे। ओके, एक आपका होता है, मैं क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। एक आपका ये दोनों क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनते जाएंगे बेटा। ओके, ध्यान से बाप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि सर दो सिस्टम है, एक होता है बच्चों पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दोनों में अंतर क्या, ये क्या सिस्टम। देखो अब जब अपन स्टॉक काउंट करते हैं तो दो तरीके होता है। एक तरीका ऐसा होता है बेटा, एक तरीका आपका ऐसा होता है कि जिसमें आप फिजिकल काउंट करते, इसमें आप क्या करते कि फिजिकल काउंट। स्टिल आई रिमेंबर जब मैं आर्टिकलशिप करा करता था एक जमाने में, ठीक है, तो एक जमाने 2007 2008 में जब मैं आर्टिकलशिप करा करता था, सो उस जमाने की बात कर रहा कि जब हम लोग स्टॉक काउंट के लिए भी ऑडिट होता था। आप भी जब सीए बनोगे आर्टिकलशिप में भी आप देखोगे कि ऑडिट, जब आप लोग के स्टॉक ऑडिट होते तो आप स्टॉक में वहां पे काउंट करते कि सिस्टम में जो स्टॉक बता रहा है एक्चुअली में फिजिकली उतना भी स्टॉक, उतना स्टॉक है भी क्या, वो झूठ तो नहीं बोल रहे, वो चोरी तो नहीं है कोई स्टॉक की। तो यहाँ पे ये तो हम ऑडिटर करते, लेकिन जो कंपनी रहती है वो स्टॉक मेंटेन करते, तो दो तरह का होता है। एक तो फिजिकली काउंट करते, जैसे आप साल के आखिर में लिखते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक, वी ऑल नो दैट वी पास एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट हाउ वी फाइंड आउट कि कितना स्टॉक में रखा हुआ, कैसे मेरे को कैसे पता कि कितना स्टॉक में रखा फिजिकल। जैसे क्वेश्चन बोलता है 2000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी रखा है, ये वाले गुड्स की इतनी क्वांटिटी, वो वाले गुड्स की, अरे भाई साहब वो क्वांटिटी कहां से पता लगा रहे तुम। तो एक तरीका होता है कि आपका पीरियोडिक इन्वेंटरी जो फिजिकली काउंट करते। तो आपने देख रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो भाई साहब है, एक सेकेंड, अरे ये जो भाई साहब है, ये क्या करे बेटा, यहाँ पे ये फिजिकली आप यहाँ पे क्या करे बेटा, फिजिकली यहाँ पर क्या करे, काउंट करे, फिजिकली काउंट करे, ठीक है।
और यहां पर आप इनको जो देख रहे परपेचुअल सिस्टम, ये बैठे आराम से, रिलैक्स, चिल, कंप्यूटर के सामने बैठे बढ़िया, और वो यहां पे क्या कर रहे, उसमें स्टॉक। तो सर ऐसे कैसे, देखो पीरियोडिक जो ये वाला सिस्टम रहता है तो फिजिकली काउंट करते, 31 मार्च है, चलो 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 चलो, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, देखो काउंट करो काउंट करो काउंट करो, तो ये काउंट कर रहे भाई साहब। इसका मतलब बेटे इस केस में अगर मैं आपसे कहूं यहां पे, यहां इस वाले केस में और इसमें क्या फर्क है, so, एक पहला पॉइंट में यहां पे लिखता हूं, पहला पॉइंट में यहां पे लिखता हूं, ओके। इसमें मैंने कहा कि आप फिजिकल काउंट करते ना, आप यहां पे देखोगे, यहां पे कहते हैं इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ओके, फिजिकल वेरिफिकेशन है। मैं तो शॉर्ट में समरी बना के वहां पे एक्सप्लेन ज्यादा ही करो जितना लिखा उससे। फिजिकल वेरिफिकेशन करते, यहां पे क्या करते बेटे, यहां पर हम लोग बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते, तो ये फर्क है, यहां फिजिकल वेरिफिकेशन और यहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, यहां पे सिस्टम पे मेंटेन। बोले सर सिस्टम पे कैसे पता चलेगा कितना मेंटेन करें, कल मेडिकल शॉप में आपको डे टू डे एग्जाम्पल से मैं कनेक्ट करता हूं, वैसे तो बड़ी कंपनी में तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, एक बार आप, अभी तो जर्नी शुरू ही, अभी तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो तुम लोग, अभी फाउंडेशन क्लियर करना है तुमको, फिर इंटर आएगा, फिर उसके बाद आर्टिकल शेवे सब है। एनीवेज, सो बुक रिकॉर्ड का मतलब सिंपल एग्जांपल, मेडिकल शॉप में जाते हो, कभी कभी घर पे बोलते हैं जाओ मेडिसिन लेके आओ, तो आप गए मेडिसिन की दुकान में, आपने बोले ये बोले पापा ने या कोई घर के फैमिली बड़े मेंबर थे उनकी दवाइयां लाने हमको बोलते जाओ, तो आप गए, तो आप दवा लेने के लिए गए, तो आपने देखे वो बोलता है, वो सिस्टम पे बैठे रहते हैं वहां पे उनके भाई साहब कोई, और टक 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 टाइप करते और बोलते अरे वो मेडिसिन लाओ, उसको सर दिख नहीं रही, अरे ऐसे कैसे नहीं, सिस्टम पे तो दिख रही है। अच्छा, तो वो सिस्टम पे रिकॉर्ड को मेंटेन करते कैसे, जैसे कोई गुड्स आया दुकान में, उनकी दुकान है तो उन्हें लिखते कौन कौन सी मेडिसिन आई है, उसमें सिस्टम पे लिखते, जब भी वो बिकती है, जब भी सेल होता है तो सिस्टम पे लिखते ना कितना बिका वो लिखते हैं वहां पे क्वांटिटी ने। आप जब भी मेडिसिन लो तो लिखता, कोई भी अच्छी शॉप में जाओ तो लिखता बराबर सिस्टम पे, इनवॉइस जनरेट होता है, वो इनवॉइस आपको देता है बेटा, तो वो वहां पर आपको लिखता है कि कितनी क्वांटिटी आई, कितनी क्वांटिटी गई और कितनी स्टॉक में रखी हुई, तो वो आप बुक रिकॉर्ड सिस्टम पे मेंटेन उसको करता है। तो देख रहे हैं भाई साहब को चिल बैठे हुए हो, आराम से रिलैक्स, और ये भाई साहब इसका चेहरा देखो आप, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, इसका चेहरा देखो, टेंशन में ना बेचारा, टेंशन में हो, उसको फिजिकली काम पे लगाइए, जल्द जाओ काउंट करो, बेचारा काउंट कर रहा है, वो क्या करेगा वो, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका, सेकेंड पॉइंट आपका इन्फो आर्ट, यहां पे इंफॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर, इन्फो आर्ट पर्टिकुलर डेट। अब जिस तारीख को काउंट करेंगे उसी तारीख की इंफॉर्मेशन मिलेगी ना आपको, जिस तारीख को काउंट करेंगे उसी तारीख की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां पे तो एनी टाइम सिस्टम पे रिकॉर्ड है भैया, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिलेगी, ओके, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन आर्ट एंड पर्टिकुलर डेट वेट इन एनी टाइम, सिस्टम ऑन करो देख लो उसमें कितना है, ठीक है, ओके। ये बुक रिकॉर्ड आप या रजिस्टर में लिख दो, आप मेंटेन करो, सिस्टम पे लिखो, ये रिकॉर्ड करो, आप कंटिन्यूसली इसको रिकॉर्ड कर दो, आपको इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस मिलते जाएंगी। थर्ड, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स नॉट शोन, क्यों नहीं शो करता, अरे भाई साल के आखिरी में एक दिन जाओगे घूमते फिरते काउंट करने के लिए, कभी यहां पर इसमें शो नहीं होता, लॉस ऑफ गुड्स नॉट शोन, लेकिन यहां पर आपको क्या होगा, यहां पे शोन, ओके, शोन अंडर दिस मैटर, कैसे शोन करता है अंडर दिस सिस्टम में, कैसे, क्योंकि जब आप इन सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो बेटा, तो आपने देखे कि 100 क्वांटिटी आई थी दुकान में, सिस्टम पे दिख रहा 80 बिक गई, तो भाई साहब 20 बचना चाहिए, 100 में से 80 अगर सेल हो गया तो देयर शुड बी बैलेंस ऑफ 20, तो आपने बोले लाओ 20, उसने बोला कि लाओ 20 का लाओ, उसने तो बोला 20, और जब उसने 20 लाया वहां पे तो बोले कि सॉरी 20 में से आई एम सॉरी 100 में से 80 बिक गई, 20 बोले लाओ 20 लाओ, बोले नहीं सर यहां तो 18 ही दिख रही, टन अगर 20 में से 18, मेरे हिसाब से सिस्टम की तरह 20 दिख रही है, फिजिकली बोलते हैं आप 18 दिख रही है, इसका मतलब बच्चे 2 की चोरी हुई या 2 कहां गए, हिसाब किताब लाओ तो इसमें ट्रेस हो जाती है वो चीज,
ओके, अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जस्ट 1 मिनट। ओके, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यहां पे नो इन्वेंट्री कंट्रोल, नो इन्वेंट्री कंट्रोल और यहां पे इन्वेंट्री कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है नो इन्वेंट्री कंट्रोल? और इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपका इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं। जब आप तो साल में एक बार जाते हो, अब मैं जब आर्टिकलशिप, मुझे याद है जब मैं आर्टिकलशिप करता था, जब जो कंपनी जहां पे बहुत जगह ऑडिट किया, तो उसमें से ना एक ये भी थी, मैं काफी बार लेक्चर में इसका नाम लिया, फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट पुणे में। तो फोर्ब्स मार्शल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। सो वहां पे हम लोग काउंट करते थे, स्टॉक ऑडिट होता है, कभी समझाऊंगा स्टॉक ऑडिट क्या होता है, ये तो इसके बाद थोड़ा सा बता दो क्या होता है स्टॉक ऑडिट, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप सिस्टम पे मेंटेन करते हो तो आपको सब रिकॉर्ड दिखता है, जब आप सिस्टम पे मेंटेन नहीं करते हो तब जाके फिजिकली काउंट कर रहे हो तो कंट्रोल नहीं है ना। कल तो कोई भी आके लेकर चले गया, अगर वहां से चोरी होगी तो पता चले, कंट्रोल नहीं है अपना। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है ना अपने कंट्रोल, जैसे अपन जब रिकॉर्ड करते हो सिस्टम पे लिखो या आप कहीं लिख रहे हो उसको रिकॉर्ड करते हो, कितना आया कितना गया, तो कंट्रोल रहता है। मैंने जैसे आप एग्जांपल दिया, बोले 100 मेडिसिन थी, 80 बिक गई, तो 20 स्टॉक में होना चाहिए। कहां है 20 नहीं दिख रही, बताओ, कंट्रोल रहता है अपना, उस पर कंट्रोल रहता है। अदरवाइज अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करे तो कंट्रोल नहीं रहेगा। अब उसके बाद यहां पे ये लेकिन बड़ी सिंपल होती है, सिंपल एंड नॉट एक्सपेंसिव। ये सिंपल होती है और एक्सपेंसिव नहीं होती। क्यों? कि जिस तारीख को आपको स्टॉक चाहिए रहता है उस तारीख को आप फिजिकल काउंट कर लो। लेकिन ये जो होती है ना एक्सपेंसिव होती। क्यों एक्सपेंसिव होती है? अगर आप सिस्टम पे मेंटेन कर रहे हो तो एक अकाउंटेंट को रखो जिसमें जो आपका डेटा एंट्री कर रहे हैं डेटा एंट्री वाले को रखो, या एक आप किसको रखो, डेटा एंट्री वाले को रखो। ये तो आपने बोले कि एक उसको आपका सॉफ्टवेयर खरीद रहे आप, तो एक्सपेंसिव होता है आपका सिस्टम। और इसमें आपका क्लोजर ऑफ बिजनेस, कैसी बात कर रहे हो सर? क्लोजर ऑफ बिजनेस का मतलब क्लोजर ऑफ बिजनेस, और ये मैं लिख लेता हूं पहले, नॉट अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। नॉट अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। ओके, व्हाट इज क्लोजर ऑफ बिजनेस? अब देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटे, फिजिकली काउंट करो तो आप खुद सोचो कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तब अपनी मेडिकल की शॉप है, अब फिजिकली पूरा आपने साल के आके चलो मेडिकल मेडिसिन काउंट करो कितनी कितनी, सब लोग को लगा दिया काउंट, तो बिजनेस तो अफेक्ट करेगा ना उससे। तो बिजनेस आप बंद रखो उस दिन, क्लोज करो, काउंट करो। मगर यहां पे क्या होता है, यहां पे बिजनेस क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिस्टम पे मेंटेन है, वो बराबर रिकॉर्ड वहां पे आपको दिखे, तो इसमें क्लोजर ऑफ बिजनेस की जरूरत नहीं होती है। तो हो सकता है कि कभी आपको, और यहां पे आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 125। सो यहां पे रेफर पेज नंबर 125। ओके, सो वहां पे आप देखें रेफर पेज नंबर 125। ओके, ठीक है। तो यहां पे मैं डिस्टिंग्विश दिया, वही मैंने आपको पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन करा। ओके, तो एग्जामिनेशन में हो सकता है कभी आपको 4 नंबर की थ्योरी है इस पे आ जाए, थ्योरी बहुत कम आती है आपको। ओके, नाउ हम थ्योरी को बहुत शोर मचाते हैं, थ्योरी 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 करना चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस करें। थ्योरी के जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है उसमें कंपलसरी क्वेश्चन आप लोग को रहता है वहां पे, है ना। 4 कंपलसरी भी नहीं रहता, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है उसमें 4 नंबर की थ्योरी रहती कंपलसरी, और जो क्वेश्चन नंबर 6 रहता है वहां पे एक रहता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में छोड़े तो वैसे ही छूट जाती, और क्वेश्चन नंबर 1 में 4 नंबर की थ्योरी, और क्वेश्चन नंबर 6 अगर करे तो वहां पे 4 या 5 नंबर की थ्योरी। तो मैक्सिमम 8 या 9 नंबर की भी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 करे तो ऑप्शन में छोड़ दी तो वो भी नहीं, तो करे तो भी मैक्सिमम 8 से 9 नंबर की थ्योरी आपको लिखना है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद बेटा एक कंसेप्ट मेरे को आपको जो पढ़ाना है, आगे हम बढ़े उसके पहले कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। कॉस्ट फॉर्मूला, अब ध्यान से सुनना, कॉस्ट फॉर्मूला 3, वो आपको इसके अलावा भी कुछ और चीजें उसके बारे में बात कर लेंगे, मेन 3 है जिसके ऊपर अभी अपने को क्वेश्चंस भी इन्हीं 3 मेथड्स पे करना है। तो कॉस्ट फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको फीफो के नाम से बुलाते,
लास्ट इन लास्ट आउट, जिसको लीफो के नाम से बुलाते, और एक होती है आपकी वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब ध्यान से अब इसको समझना एक चीज क्या होती है। सपोज ये हमारी शॉप है, ठीक है, ये हमारी शॉप है। एक मिनट रुकेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलो ठीक है, हाँ मेरी जाएंगी। ओके ठीक है, ठीक है, मैं कोई इमेज देख रहा हूँ, एक मिनट मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, चलो शॉप, चलो ये सपोज हमारी शॉप है बेटा, ठीक है, ये शॉप है। अभी समझना इसको अच्छे से, क्या चीज मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे आगे स्क्रीन पे। ओके, मैंने कहा कि इस शॉप में हमारे पास गुड्स आ रहे, सो ये एक गुड्स, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। सो यहां पे जब ये गुड्स आपके पास आए तो सबसे पहले सपोज बेटा यहां पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये आए, मैं उसकी बात कर, फर्स्ट नंबर पे ये आए, फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये आए, सेकेंड नंबर पे सपोज ये आया, थर्ड नंबर पे सपोज शॉप में ये आया, फोर्थ नंबर पे शॉप में सपोज ये आया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 गुड्स थे, ये हमारे शॉप में ही आए। अभी हम इसको बाहर इसको बेचेंगे बेटा, इसको अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब जब सेल हुआ तो अपन ये 4 गुड्स अपने पास से जाएंगे जो आए बेटा, ठीक है, ये 4 अपने पास से जाएंगे। एक सेकेंड, अंडर फीफो मैथड, अंडर फीफो मैथड पहले मैं कर लू कलर, एक सेकेंड ओके, अंडर फीफो मैथड ओके, ध्यान से समझना। तो यहां पे सबसे पहले शॉप में ये आया, फर्स्ट ये आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद या इसके बाद। तो फीफो मेथड में क्या होता है बेटा, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो साल के आखिरी में स्टॉक रखा हुआ है, मैं कैसे पहचानूं बेटा कि हमारे पास जो साल के आखिरी में स्टॉक रखा हुआ है, मैं कैसे पहचानूं कि वो कौन सा वाला गुड्स है हमारी दुकान में। तो अलग अलग तरह के गुड्स आते थे ना हमारी दुकान में, तो अलग अलग तरह के गुड्स आते थे। पहले ये वाला गुड्स आया है ना, पहले ये वाला गुड्स आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, लेकिन गया कौन सा पहले। तो हम अगर फीफो मैथड को, तो मेरे पास क्योंकि आखिरी में जो रखा हुआ कौन सा वाला रखा, मुझे क्या पता कि मेरे दुकान में इतने सारे गुड्स आए और वो बिके, लेकिन जो रखा हुआ है वो कौन सा वाला रखा है, क्योंकि वो आते गए। तो अब पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर आया, तो कौन सा मेरे पास रखा हुआ है, रखा हुआ है जब मैं कह रहा हूं अंडर द फीफो मैथड। व्हाट इज दिस फीफो मैथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां पे फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस मैथड में हम ऐसा मानते कि पहले हमारे पास से फीफो मेथड में कहते कि फीफो में यहां लिखो, फर्स्ट पहले हमारे पास से ये गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर ये गया, फिर ये गया, और फिर ये गया फोर्थ नंबर पे। कैसे कह रहा हूं बेटा, देखो आया सबसे पहले कौन सा बच्चों, ये, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर आया। तो हमारी दुकान में ये रखा, ये रखा, ये रखा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले ये आया तो गया भी सबसे पहले वो, फिर उसके बाद ये आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपके पास फीफो में जो पहले ये आया बेटा, सो आपके पास से जाएगा भी पहले, फिर उसके बाद ये आया तो जाएगा भी दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर, चौथे, तो जो पहले आया वो पहले गया, तो ये पहले आया तो ये पहले जाएगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन इसे कहते फीफो बेटा, इसे क्या कहते, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद होता है आपका लीफो, उसके बाद लीफो एक मैथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया, सॉरी जो आखिरी में आया वो पहले जाएगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आया आखिरी में अपने पास, ये आखिरी, तो ये पहले जाएगा। तो लीफो मैथड के हिसाब से अगर मैं कहूं, लीफो मैथड के हिसाब से अगर मैं कहूं,
तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो के हिसाब से बेटा जो आखिरी में आया पहले जाएगा, आखिरी में पहले, तो लीफो के हिसाब से पहले ये जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट ये, फिर ये जाएगा, फिर ये और फिर ये। तो जो सबसे आखिरी में आया वो पहले जाएगा। तो अपने पास सपोज ये 4 गुड्स आके रखे हुए बेटा, ये मेरी दुकान है सपोज, तो ये 1, ये 2, ये 3 और क्या रखो, ये माउस भी रखो, 4, ये 4 गुड्स है। तो पहले ये आया बेटा, ये फिर आया, फिर ये आया, फिर तो ये फीफो मैथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले आया तो सबसे पहले जाएगा। उसके बाद ये आया, फिर ये जाएगा दुकान में बिका, फिर उसके बाद ये आया तो ये जाएगा, और फिर आखिरी में तो ये जाएगा। अब लीफो में करे, लीफो में सब ये पहले ये आके रखा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट सबसे आखिरी में कौन सा है, ये, तो लीफो में ये पहला जाएगा, फिर उसके बाद उसके पहले जो आया वो जाएगा, फिर उसके पहले जो आया वो, सबसे आखिरी में जो सबसे पहले आया तो सबसे आखिरी में जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा होता है। तो हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ है भाई कौन सा रखा हुआ है, तो उसकी मेथड, क्योंकि भाई क्वांटिटी जो रखी अलग अलग प्राइस पे पूरे साल में आई है, तो क्वांटिटी जो हमारे पास रखी हुई कौन से गुड्स की रखी हुई, तो एक मेथड जो लीफो, तो लीफो में हम ऐसा मानते हैं जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले गया, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉक में कौन सा है। फीफो में बोलते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे पहले आया, फीफो में कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले गया, तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करते हुए जो आके चले गया, तो फिर जो बच्चा हुआ है वो हमारे पास जो मतलब उस तरह कैलकुलेट जो पहले आया वो पहले गया, तो फिर स्टॉक में जो रखा हुआ कौन सी क्वांटिटी, फिर उसकी क्या कीमत है, उस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा और अपन डिस्कशन यहां पे करते। पहले मैं कहता हूं फीफो मैथड के बारे में कुछ कहता हूं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको समझना बेटा, ठीक है। अब सपोज अपनी ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, अच्छे से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। अब मैं कहता हूं कि कोई गुड्स अपन ने और आज इसको अज्यूम कोई डे करना रहेगा, तो सपोज मैं कहता हूं यहां पे कि यहां पे ग्रोसरी शॉप में ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये आपका थर्सडे। अब क्या हो बेटा कि सपोज आज आप ऐसा मानो कि आज है थर्सडे, आज कौन सा दिन है बच्चों, थर्सडे। आराम से, जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझना। तो मैंने कहा कि इसमें अगर सपोज मंडे को कीमत थी सपोज 100 रुपए से कोई गुड्स अपन ने खरीदे, फिर उसको और ट्यूसडे के दिन बुलाए 120 रुपीज से, वेडनेसडे को बुलाए 130 रुपीज से, और थर्सडे को बुलाए आपने 140 रुपए से, ये बुलाए। और आज कौन सा दिन है बेटा, ये अपनी शॉप में ही आते गया, ये अपनी शॉप में ये क्या हुआ, ये आते गया अपनी शॉप में। Just 1 minute, okay, just 1 minute, ठीक है। ठीक है, एनीवेज चलो ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन थे बेटा। हमने मंडे को जब खरीदे तो 100 रुपए का था, ट्यूसडे को खरीदे तो 120, और वेडनेसडे को खरीदे 130, और फिर थर्सडे को 140 का। अब अगर मैं फीफो मैथड बोलूं पहले, तो पहले कौन सा, आज थर्सडे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे मंडे, इसका मतलब कि मंडे को यहां पे 100 रुपीज का हमने गुड्स खरीदे थे, ट्यूसडे को 120, 130, वेडनेसडे और फिर थर्सडे को 140, तो हमने गुड्स परचेज किए थे। अब सपोज टुडे इज थर्सडे, इसको अच्छे से समझना। मैं अगर कहता हूं सपोज टुडे इज थर्सडे, आज सपोज आप, अब आप बोलेंगे नहीं सर हम जो दिन ये लेक्चर देख रहे थर्सडे नहीं, अरे समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। सपोज आज थर्सडे, तो हमने ये गुड्स परचेज किए थे, ये गुड्स को परचेज किए थे। अब आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को ऐसा खरीदे, अब आप इसको सेल करोगे, तो आप थर्सडे तो पहले फीफो मैथड के हिसाब से पहले कौन सा जाएगा, सपोज आपके सबसे पहले आपके पास जाएगा, सबसे पहले जाएगा फर्स्ट नंबर पे वो 100 रुपीज वाला, हाँ और ना, ये आपके पास से हो गया, ये आप गुड्स सेल कर रहे हो, तो गुड्स सेल कर, तो सपोज यहाँ पे सबसे पहले वाला कौन, जो मंडे को आया था बेटा। फिर कौन सा जाएगा हमारे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले ये आया तो पहले हमारे पास से गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ट्यूसडे को आया था 120 वाला वो जाएगा,
फर्स्ट नंबर पे ये हमने जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले ये खरीदे थे, फिर ये खरीदे, फिर ये खरीदे, फिर ये खरीदे, ठीक है। सो हमारी दुकान में सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो हमारे पास से सबसे पहले जाएगा ये मंडे वाला, फिर ट्यूसडे वाला, फिर वेडनेसडे वाला गया, ठीक है। ये हमारे पास से चले गया, तो ये 1 था। तो मेरे पास सपोज जो स्टॉक में रखा हुआ, स्टॉक में तो ये थर्सडे वाला सपोज 140 वाला मेरे पास स्टॉक में। तो इसका मतलब ये होता है बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने ये सपोज मंडे से लेकर थर्सडे तक खरीदे और थर्सडे को फिर सेल करे। तो मंडे को आपने ये 100, ये मंडे का आपने 100, ये पहले वो हो गया। अब थर्सडे, आज सपोज थर्सडे, मंडे को जो खरीदे थे वो आपने बेचे 100, फिर ट्यूसडे वाला, फिर वेडनेसडे वाला, फिर थर्सडे वाला सपोज स्टॉक में रखा हुआ है। तो इसका मतलब मैं एक्चुअल में फीफो तो आपको मतलब समझ गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन मैं जो आपका पॉइंट आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे कुछ इस तरह कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा कि आपने लाइफ में कभी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाए होंगे। सो अब घबराना मत, साइंस वाले नहीं घबराना बेटा, ठीक है। कभी आपने इतना ख्याल रखना कि आज ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट चैप्टर में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको समझना। तो दो अलग अलग सिचुएशन। मैं अगर कहता हूं यहां पे कि अगर मेरे यहां पे प्राइस बढ़ रहा है, मतलब जब मैं खरीद रहा हूं तो पहले 100 रुपए का लिया, फिर 120, फिर 130, फिर 140, जब मैं खरीद रहा हूं तो उसकी कीमत बढ़ते जा रही है। तो बेटा जो सस्ता वाला था वो तो पहले सेल होगा, सस्ता वाला पहले सेल हो। हाँ सर 100 वाला गया, देखो 100 वाला गया, 120 वाला गया, और फिर आपका 130 वाला, ये आपका स्टॉक में रखा हुआ है। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है, मैं कह रहा हूं अगर प्राइस बढ़ रही है, तो फीफो मेथड में जस्ट 1 मिनट, ओके, फीफो मेथड में ये आपका, एक सेकेंड, फीफो मेथड में आपका यहां पे यू ऑल नो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, साइंस वाले नहीं पता तो घबराओ मत। तो यहां पर बेटा अगर मैं कहता हूं 140 रुपीज, अगर प्राइस बढ़ रहा है, इफ प्राइस इंक्रीजेस, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आपका यहां पे अगर प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पास जो बाद में आया वो स्टॉक में रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट, जो पहले आया वो तो चलेगी हमारे पास, तो जो बाद में आया वो हमारे पास स्टॉक में। तो जो ये बाद में आया बेटा, ये बाद में आया तो हमारे पास क्या स्टॉक में, बाद में आया तो ये हमारे पास किसमें, स्टॉक में रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो बाद में महंगा होते जा रहा है, महंगा जैसे जैसे महंगा होता है, 100 रुपए का ला 120, 130, 140, तो जो महंगा आ रहा है बेटा, महंगा वाला आपके स्टॉक में रखा हुआ है। तो आपका जब इन केस ऑफ फीफो मेथड, अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, याद रखना अगर आपका यहाँ पे ये प्रॉफिट अगर आपका महंगा होते जा रहा है तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा कीमत पे, तो आपका यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो फीफो मेथड में अगर आप कॉस्टली चीज ले, अगर महंगाई बढ़ते जा रही है, सस्ती लिए फिर महंगा होता गया, महंगा होता गया, तो जो महंगा वाला है वो स्टॉक पे रहेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये तो चले जाएंगे ना बेटा। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ पर जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है बेटा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, वो महंगा वाला आया, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा लिखोगे, साइंस वाले इतना समझ सकते, अगर क्रेडिट में ज्यादा लिखेंगे बच्चे तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में ज्यादा लिखोगे तो बैलेंस ज्यादा आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पर आप ज्यादा जितना लिखोगे उसका मोर, यहाँ पे तो क्लोजिंग स्टॉक में जब यहाँ पे पैसा बढ़ता है, सॉरी अपने यहाँ पे महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगा 100, 120, 130, 140 वाला स्टॉक में, तो इस केस में आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका ज्यादा आएगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सिचुएशन में थोड़ी सी बदलता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, मैं कहाँ लिखूँ, अब जगह नहीं है ना, ठीक है कहाँ, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सब इसी सिचुएशन को मैं यहीं पे लिखता है, तो फिर एक काम करता हूँ, कैसे लिखूँ टैंग 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 टैंग, चलो ठीक है नेक्स्ट, ठीक है ऐसे ही लिखना है मेरे को, थोड़ी सी अमाउंट चेंज करना है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, चलो ठीक है कलर चेंज कर देता हूँ। सुनो, अब मैंने सपोज परचेज किया यहाँ पे, पहले जो खरीदा था, सपोज वो पहले खरीदा मैंने सपोज 140 रुपए का, फिर मैंने ट्यूसडे को जब खरीद के लाया तो वो 130 का, फिर 120 का, और आज थर्सडे को जब खरीद के लाया तो कितना है बेटा, 110 का। अब फीफो मेथड है बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले मेरे पास से वो 140 रुपए वाली चीज बेचा, फिर 130 वाली चीज बेचा, और फिर उसके बाद बेटा 120 वाली बेचा। तो जो मेरे पास स्टॉक में रखा हुआ वो कितना, वो मेरे पास स्टॉक में रखा 110 वाला। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं इस सिचुएशन यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं इस सिचुएशन में, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं उसको, अगर मैं कहता हूं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे जब मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा हूं, तो यहाँ पे जब महंगाई कम हो रही है, 140 वाला लिए, 130 वाला, 120 वाला, 110 वाला, तो बेटा स्टॉक में कौन सा रखा है, ये वाला ना, फीफो में तो ये वाला रहेगा। तो महंगाई जब कम हो रही है
तो आपका यहाँ पे इसमें ये आप कम लिखोगे, ये आप कितना लिखोगे, ये आप लिखोगे यहाँ पे 110, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक भी आप कम कीमत पे लिख रहे हो। तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट जो आता है वो भी क्या होगा, यहाँ पे लेस नेट प्रॉफिट, लेस, यहाँ पे क्या होगा बेटा, मोर नेट प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो, मोर प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है हमको, यहाँ पे कम, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा प्रॉफिट, यहाँ कम तो यहाँ कम प्रॉफिट। लेकिन फीफो में कीमत बढ़ रही है तो ये वाला स्टॉक में रखा हुआ रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा। अगर फीफो में कीमत कम होते जा रही तो ये वाला स्टॉक में रखा, तो क्लोजिंग स्टॉक कम, तो आपका प्रॉफिट कम। अब लीफो में भी समझते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होते, क्वेश्चन की फिक्र मत करो, ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने कहा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आए वो पहले जाएगा, इसको हम किस नाम से बुलाते, इसको हम बुलाते, ये इसको हम फीफो के नाम से बुलाते, फीफो, और इसको हम प्यार से बोलते हैं लीफो। ओके, अब समझना, वही अपन सपोज आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे। अब आपने यहां पे मंडे को खरीदे सपोज 100 रुपीज का, फिर ट्यूसडे को लाए 120, फिर आपने 130, और फिर यहां पे 140। आराम से, जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझना। अब मैं कहता हूं सपोज टुडे इज थर्सडे, आज सपोज थर्सडे, आज थर्सडे बेटा, ये अपनी शॉप है। अब मेरे को पता, आपने तो एक गुड्स परचेज करे ना, गुड्स परचेज करे आपने, ठीक है, गुड्स परचेज, ओके, आपने गुड्स परचेज किए। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, ये आपने गुड्स परचेज किए। अब इसमें क्या हुआ कि जब आप यहां पर इस मेथड में पहले कौन सा जाएंगे, आप इस मेथड में पहले जब आप सेल कर रहे हो बेटा, तो आप यहां पे गुड्स सोल्ड, आप पहले कौन सा जाएंगे, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कौन सा जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये वाला पहले जाएगा ना आपका 140 वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपके पास से ये 140 वाला जाएगा, उसके बाद नंबर आएगा आपके पास 130 वाला जाएगा, और 120 वाला। सपोज फिर स्टॉक में एक रखा हुआ, तो ये स्टॉक में जो आपने मंडे को लिए थे वो आपका 100 रुपीज का। इसका मतलब जब यहां पे कीमत बढ़ रही है, इन केस ऑफ लीफो ट्रेडिंग अकाउंट, इन केस ऑफ लीफो अगर मैं कहूं आपसे, तो आपके पास स्टॉक में ये 100 रुपये, तो लास्ट इन फर्स्ट जो आखिरी में है, वो पहले अपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाला पहले गया, फिर वेडनेसडे वाला, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे वाला रखा, तो वो अभी भी रखा हुआ है सपोज स्टॉक में। तो जो आपके आखिरी में आया वो आपके पास स्टॉक लास्ट इन, और जो आपके पास आखिरी में आया लास्ट इन फर्स्ट वो पहले गया, तो जो पहले आपने ली तो आपका अभी भी स्टॉक में रखा हुआ। तो अगर यहाँ पे कीमत कम हो रही तो आपके पास से 100 वाला स्टॉक में, तो जब आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक जब आप यहाँ पे लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक जब आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला लिखोगे, 100 वाला। इसका मतलब मैं कह रहा कि जब आपने यहाँ पे कीमत बढ़ती है, तो यहाँ पे जब कीमत बढ़ रही है बेटा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो कम हो रही है, क्योंकि आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो पुराना वाला था वो स्टॉक में 100 रुपए वाला है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लेस प्रॉफिट। तो यहाँ पे एकदम उल्टा हुआ जो फीफो में होता था। फीफो पे कीमत अगर बढ़ती थी बेटा, तो ये 140 वाला आपके स्टॉक में रहता था फीफो में, तो यहाँ 140 लिखते तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट आता था। तो यहाँ पे जब कीमत बढ़ रही है तो फीफो में आपका प्रॉफिट यहाँ ज्यादा आएगा, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। मगर अगर कीमत, अगर यहाँ पे, मगर लीफो में जब कीमत बढ़ रही है तो आपके पास ये कम कीमत वाला स्टॉक में, तो यहाँ पे आपने कम लिखी तो यहाँ पे कम आएगा। अब देखो सिचुएशन में आपसे थोड़ी सी बदलता हूं। मैंने कहा यहाँ पे जब मैंने गुड्स परचेज किया 140 का, 130 का, 120 का, और फिर कितने का, 100 का। तो जब मैं बेचूंगा तो लीफो है ना, तो पहले मैंने ये 100 वाला बेचा, फिर ये 120 वाला गया, फिर ये 130 वाला गया, तो मेरे पास स्टॉक में कितना रखा हुआ बेटा, 140 वाला। तो जब कीमत कम हो रही है, एक सेकेंड ना, जब कीमत कम हो रही है, मेरे पास ये स्टॉक में रखा हुआ है ये 140,
तो जब कीमत कम हो रही है तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें तो पुराना वाला रखा, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेटा। तो यहाँ पर यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरे पास कौन सा 140 वाला। तो जब यहाँ पे कीमत कम हो रही है तो यहाँ मेरे पास जो स्टॉक में, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि मेरे पास पुराना वाला है ना, पुराना वाला ये रखा हुआ है 140, मंडे वाला रखा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपके पास ये सबसे आखिरी में थर्सडे वाला है, तो उसको आपने बेचे, थर्सडे वाले को बेचे, फिर वेडनेसडे, तो आपने मंडे वाला भी रखा अपने पास। तो ये 140, तो जब कीमतें कम हो रही है, पुराने वाले की कीमत ज्यादा है, तो वो आपके स्टॉक में रखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा बेटा, मोर प्रॉफिट आएगा। लेकिन यही अगर फीफो मैथड रहती, कीमत कम होती, मेरे पास तो स्टॉक ये वाला था 100 वाला, तो ये फीफो मेथड में ये जब कीमत कम होती थी तो यहाँ पर कम लिखता था, तो प्रॉफिट भी कम आता था। इन अदर वर्ड्स में आपसे ये कहना चाहता हूँ, डिटेल में मैं कह रहा हूँ काफी है। इन अदर वर्ड्स में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि जब कीमत बढ़ती है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सब उतना यूज नहीं आएगा सब, लेकिन मैं नॉलेज के लिए कह रहा हूँ आपके, जब कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, अपन दोनों को एक बार रिवाइज करते हैं। जब कीमत बढ़ रही है बेटा, जब कीमत यहाँ पे बढ़ रही है तो स्टॉक में तो फीफो में ही रहेगा, तो मेरे पास कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा क्योंकि ज्यादा कीमत वाला मेरा स्टॉक पे। जब कीमत कम हो रही है तो मेरे पास ये स्टॉक में रखा हुआ है कम कीमत वाला स्टॉक में, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। लेकिन लीफो में यहाँ पे जब कीमत बढ़ रही है, मेरे पास तो स्टॉक में ये है ना पुराना वाला जो कम कीमत वाला है, तो यहाँ पे 100 वाला है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, कम प्रॉफिट आएगा। जब यहाँ पे कीमतें कम हो रही है लेकिन मेरे पास पुराना वाला स्टॉक में जो महंगा वाला, तो मेरे पास है 140 है क्लोजिंग स्टॉक में, तो स्टॉक ज्यादा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ओके, सो ये हमारा डिस्कशन ऑफ फीफो और लीफो मेथड का, ये मैंने थोड़ा डिटेल में आपसे कह दिया, लेकिन बस फीफो मेथड जो पहले आया पहले जाता है, लीफो में जो बाद में आया पहले जाता है। सो आज के सेशन में यहीं पे खत्म करता हूँ और कल अब हम इन लोग उस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो कल जो हम लोग को रहेगा डिस्कशन तो हो गया, आज क्वेश्चन भी हमने करे, कल हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन आगे के हम करते जाएंगे, ठीक है। सो ये सेशन हम लोग का खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।